हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी। आज हमारा बेसिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर चुके थे लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कई सारे प्लास्टिक्स देखे, यानी कि प्लास्टिक्स के टाइप्स देखे। ठीक है, थर्मोसेटिंग, थर्मोसॉफ्टनिंग, कैसे फॉर्मेशन हो रहा है प्लास्टिक का, वो भी देखा। अब जो है हमारा, आज हम क्या देखेंगे कि मोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, वो प्लास्टिसाइजर्स, रेजिन्स, ठीक है, ल्यूब्रिकेंट्स, पिगमेंट्स, इनका क्या काम है, ठीक है, वो देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लास्टिक। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ये भी लिख सकते हैं कंपाउंडिंग ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? कंपाउंडिंग, जैसा आपके सिलेबस में दिया हुआ है, कंपाउंडिंग ऑफ प्लास्टिक। इसका मतलब यही है कैसे प्लास्टिक का पूरा कंपाउंड बन रहा है हर कॉन्स्टिट्यूएंट से मिल करके। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले जो हम देख चुके हैं ऑलरेडी, वो है रेजिन। रेजिन के बारे में हम अच्छी तरह से इम्पोर्टेंस इसकी देख चुके हैं कि क्या है ना। इसके बिना मतलब कि यही पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करवाता है ना, इसी का पॉलीमराइजेशन होता है या कंडेंसेशन होता है। ठीक है, तो रेजिन जो है वो क्या है? बाइंडिंग मटेरियल है, बाइंडिंग मटेरियल which binds all the constituents। ठीक है, ये क्या करता है? ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एक जगह बाइंड करके रखता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, वो होता है ना घर का एक ऐसा मेंबर जिसके पास सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, वो सबको बांध के रखता है ना, आपके गार्जियंस हो गए। ठीक है, तो वैसे ही ये प्लास्टिक के अंदर एक ये बहुत बड़ा इसका मेंबर है, वो है रेजिन। ठीक है, बाइंडिंग मटेरियल। अच्छा, नेक्स्ट है प्लास्टिसाइजर। क्या है नेक्स्ट? नेक्स्ट है प्लास्टिसाइजर्स। ठीक है, प्लास्टिसाइजर्स क्या है? प्लास्टिसाइजर्स ऐड किए जाते हैं स्टूडेंट प्लास्टिक के अंदर, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, टू इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी। और एक और चीज़ क्या, इसके नाम से ही प्लास्टिसाइजर्स, यानी कि प्लास्टिसिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें? ये जो मटेरियल्स हैं वो ऐड किए जाते हैं, मटेरियल्स दैट आर एडेड टू इंक्रीज और इम्प्रूव द प्लास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, आप इम्प्रूव भी लिख सकते हैं। ये हो गई बात। ये कैसे करते हैं? तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें इसका, तो जैसे मान लीजिए इस तरह से है, जैसे इसके अंदर क्या है कि मतलब कि ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, माइक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं और मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रोमॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं, ठीक है, माइक्रोमॉलिक्यूल्स छोटे होते हैं। तो प्लास्टिक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर, यानी कि उनका जो मॉलिक्यूल है वो मैक्रोमॉलिक्यूल है। तो जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ भी मैक्रोमॉलिक्यूल्स के बीच में
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है जिसको कि वो न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है ना। ये प्लास्टिसाइजर ये काम करता है। तो कैसे, जैसे ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, इतना पार्ट, तो इसमें जो है वो क्या काम करेगा, ये स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा, तो बीच में जैसे ये प्लास्टिसाइजर है ये, ठीक है। यहाँ पर ये न्यूट्रलाइज कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ फर्क पड़ेगा। ये जो है आपका, ये आप देख रहे हैं बिना प्लास्टिसाइजर ऐड किए हुए है, ठीक है। और ये क्या करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा रहा है। तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या है, वो जो टाइटन है, इम्पैक्ट है आपस में जो है हो चुके हैं मैक्रोमोलिक्यूल, तो वो उसको क्या कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा रहा है, ठीक है, या प्लास्टिसिटी बढ़ा रहा है। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा मतलब कि इंटरमोलिक्यूलर जो फोर्सेस हैं बिटवीन द मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है, तो उसका जो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको थोड़ा सा वो न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ पे एंड लिख दीजिए, एंड, ठीक है। प्लास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों बढ़ाता है। ये है आपको विदाउट प्लास्टिसाइजर, ठीक है, विदाउट प्लास्टिसाइजर। और ये है विथ प्लास्टिसाइजर, ठीक है। ये हो गया, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हमारा है फिलर्स। फिलर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको नोट करिए जल्दी से। अच्छा, मोस्ट कॉमनली जो एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि मतलब कौन से प्लास्टिसाइजर्स यूज़ होते हैं, ठीक है ना, कौन सा ऐसा मटेरियल है जो प्लास्टिसाइजर की तरह एक्ट कर रहा है, उसके एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके नीचे ही आप लिखिएगा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एग्जाम्पल। यानी कि एग्जाम्पल कहने का मीन्स है कि मोस्ट कॉमनली जो प्लास्टिसाइजर यूज़ हो रहा है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्लास्टिसाइजर, ठीक है, वो लिख लेते हैं। जैसे कि वेजिटेबल ऑयल्स, कैम्फर्स, vegetable oils, camphors, ईस्टर्स, एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा। अब देखिए फिलर्स क्या होता है। फिलर्स यानी कि जो हमारा थर्ड है या क्या है, आप नंबरिंग आप डाल सकते हैं अपने से, ठीक है ना, कि क्या है, लेकिन हम फिलर्स, जो अगला हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है फिलर्स। फिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्या करता है कि जो प्लास्टिक बनता है ना, अब वो प्लास्टिक जो फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा बना प्लास्टिक का, तो उसको वो बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ उसकी यानी कि इन्हांस करता है। कहने का मीन्स है कि उसको मेंटेन करके रखता है। जैसे कि हार्डनेस हो गया, ठीक है, मतलब कि बेटर हार्डनेस देगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ उसका मतलब कि बरकरार रखेगा पूरा, ठीक है। तो उसका ये फाइनल काम है, फाइनल प्लास्टिक को जो देना चाहिए, है ना, एक्स्ट्रा मतलब कि स्ट्रेंथ होनी चाहिए उसकी, फिर मतलब कि अच्छे से फिनिश देना उसका, ठीक है ना, मतलब उसको जो है वर्केबिलिटी उसकी बना के रखना, ठीक है। तो ये सारा काम जो है वो फिलर्स करता है। तो लिखते हैं इसके बारे में। These are added to give the
फाइनल प्लास्टिक बेटर हार्डनेस टेंसाइल स्ट्रेंथ फिनिश बेटर फिनिश बेटर टेंसाइल स्ट्रेंथ बेटर हार्डनेस, ठीक है, बेटर आपको ओपेसिटी, एंड वर्केबिलिटी, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि फिलर्स के तरह कौन कौन से क्या क्या चीज़ें मतलब कि यूज़ हो रही है मोस्ट कॉमनली, जैसे हमने प्लास्टिसाइजर्स देखे। तो यहाँ पे क्या है कि ऐड करने से बेटर किया जाता है और फाइनल प्रोडक्ट जो फाइनल प्लास्टिक है हमारा, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि क्या होता है कि कभी कभी और भी स्पेशल फिलर्स जो हैं वो ऐड किए जाते हैं, और भी स्पेशल कहने का मीन्स है कि स्पेशल फिलर्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा मतलब कि उसकी जो और भी प्रॉपर्टीज़ को हम और ज़्यादा बेटर बना रहे हैं, ठीक है। तो और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना होगा, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एक्स्ट्रा मतलब कि ऐसे फिलर्स भी ऐड होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक को और भी ज़्यादा उभारते हैं, है ना। तो जैसे कि एग्जाम्पल में भी हम देख लेते हैं, वो है आपको fillers are added to impart special characteristics of स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स भी, और ये करने के लिए तो वो स्पेशल फिलर्स हो जाएंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे कि एग्जाम्पल है कार्बोरेंडम, क्वार्ट्ज and mica are added to give extra, added to provide extra hardness, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, जैसे कि सच एज आप लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया। अब सम जो फिलर्स हैं, जैसे मोस्ट कॉमनली जो फिलर्स हैं वो देख लेते हैं। वो क्या है, कॉमनली यूज्ड फिलर्स। इसमें क्या क्या है, वुड फ्लोर, जिप्सम, एस्बेस्टस। एस्बेस्टस के बारे में हम पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक है हमारा थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल में, ठीक है। जिप्सम, एस्बेस्टस, फिर आपको और क्या क्या है, मार्बल फ्लोर, हस्क, मार्बल फ्लोर, हस्क, कार्बन ब्लैक, बहुत सारे फिलर्स होते हैं, कार्बन ब्लैक एटसेट्रा, ठीक है।
अच्छा, तो ये फिलर्स हो गए, बहुत बहुत सारे होते हैं और भी बहुत सारे जिनको ऐड करके हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को और अच्छा कर सकते हैं, है ना, बेटर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें ऐड की जाती हैं। अब क्या होता है कि कुछ फिलर्स ऐसे होते हैं जो कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बेटर करते हैं, है ना, जो कि क्या इम्प्रूव करते हैं या इन्हांस करते हैं, ये वर्ड सही रहेगा। इन्हांस मीन्स और बढ़ाते हैं, है ना, और बढ़ाना, इन्हांस करना। तो कोई फिलर्स ऐसे होते हैं जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ को इन्हांस करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है रेनफोर्सिंग फिलर्स, ठीक है ना। ये लिख सकते हैं आप, फिलर्स। जब फिलर्स की बात आ रही है तो हम ये भी लिख लेते हैं, फिलर्स यूज टू इन्हांस द मैकेनिकल strength called reinforcing fillers, ठीक है, reinforcing fillers। तो ये हो गई बातें फिलर्स के बारे में, ठीक है। और भी बहुत है, अगर इसका एग्जांपल मैं बताऊं रेनफोर्सिंग फिलर्स का, तो नेचुरल रबर जो है, अभी हम पढ़ेंगे, रबर का टॉपिक आएगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो रबर जो है नेचुरल रबर है और सिंथेटिक है। तो नेचुरल रबर जो है उसके अंदर स्ट्रेंथ कम होती है, तो क्या करता है, उसमें फिलर्स ऐड किया जाता है। तो फिलर्स जैसे कि कार्बन ब्लैक उसमें ऐड करने से बहुत ज़्यादा हम उसको मैकेनिकली स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ठीक है, नेचुरल रबर को। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं जो कि रेनफोर्सिंग फिलर्स के हैं, ये सब नोट करिए, उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं ल्यूब्रिकेंट्स क्या होते हैं। ल्यूब्रिकेंट्स, देखिए ल्यूब्रिकेंट्स जो डाला जाता है प्लास्टिक के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर जो डालने में, जैसे मोल्डिंग करने में ईजियर हो, है ना, ईजी हो मोल्ड करने में, तो उसके अंदर आप ये समझ सकते हैं कि स्मूथ टेक्सचर देने के लिए, कहने का मीन्स है कि स्मूथ पूरा बनाने के लिए एक फिनिश नहीं होता है, मतलब कि एकदम जो आप शाइन देखते हैं हर प्लास्टिक के अंदर, एक तो ग्लॉसी वर्ड यहाँ पे अच्छा है कि मतलब कि एकदम से क्या है, ग्लॉसी फिनिश आप उसको देखते हैं ना प्लास्टिक को, तो हल्का शाइन करता रहता है। वो सब क्या है, वो सब ल्यूब्रिकेंट का कमाल है, ठीक है, थोड़ा सा शाइन करना या स्मूथ ही फिनिश जो देखते हैं आप, बिल्कुल ही एकदम स्मूथ दिखाई देता है वो, ठीक है, तो वो चीज़ ल्यूब्रिकेंट्स करते हैं, ठीक है, जो एकदम जैसे कि बिल्कुल चिकनाहट जिसको कहते हैं ना, पूरी तरह से वो एकदम प्लेन रहता है, सॉफ्ट, एकदम स्मूथ रहता है, सॉफ्ट नहीं स्मूथ रहता है, स्मूथ वर्ड सही है, ग्लॉसी वर्ड ठीक है यहाँ पे। तो ल्यूब्रिकेंट्स यहाँ पे ऐड किए जाते हैं प्लास्टिक के अंदर। अब ये किस तरह के होते हैं, जैसे कि वैक्सेस हैं, ऑयल्स हैं, लाइक वैक्सेस, ऑयल्स, स्टीयरेट्स, ओलिएट्स एंड और क्या रहता है, सोप्स वगैरह, सोप्स, ठीक है, इस तरह की चीज़ें रहती हैं और इसमें ऐड किया जाता है, किसमें, प्लास्टिक के अंदर, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, बिल्कुल ईजियर एक तो बना रहा है, किसके लिए, आर एम्प्लॉयड टू मेक सोप्स आर एम्प्लॉयड टू मेक the molding of plastic easier, ठीक है, easier बना रहा है ना, ये भी तो है कि easy कर रहा है। अब आप सोचिए कोई चीज़ एकदम स्मूथ हो गई है ये सब ऑयल वगैरह डालने से, तो बिल्कुल स्मूथ ही फिनिश आएगा, है ना, और वो बिल्कुल ही चमकदार लगेगा वहाँ पे, ठीक है, शाइनी होगा एकदम। तो वो क्या है, एक तो मोल्डिंग में भी इजी हो गया एंड
to impart the glossy smooth या flawless finish. To the plastic. ठीक है, टू द प्रोडक्ट्स या प्लास्टिक्स. अच्छा, और एक और काम ये क्या करता है, ये करता है कि ल्यूब्रिकेंट्स प्रिवेंट्स, ये जो है मतलब कि जो फैब्रिकेशन करने वक्त है ना, जब हम प्लास्टिक का फैब्रिकेशन कर रहे हैं उस वक्त जो इक्विपमेंट्स जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर स्टिकीनेस जो है वो नहीं पैदा करता है. कहने का मीन्स है स्टिकी नहीं रहता है, स्टिकीनेस को रिमूव करता है. जो चिपचिपाहट वगैरह और फिर जो है बाकी इक्विपमेंट्स में लग जाना, वो सब चीज़ से ये बचाता है ल्यूब्रिकेंट. तो ल्यूब्रिकेंट्स प्रिवेंट द प्लास्टिक material stick to the fabrication या fabricating equipments sticking to the fabricating equipments. ठीक है, ये इसका काम है. तो ये बातें हो गई ल्यूब्रिकेंट के बारे में. अब आते हैं एक्सेलरेटर पे. एक्सेलरेटर क्या होता है? एक्सेलरेटर जो होता है वो एक्सेलरेटर को कैटलिस्ट भी कहते हैं. ठीक है, आपके सिलेबस में लिखा है एक्सेलरेटर. ये जो मेनली यूज होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के लिए, यूज्ड ओनली इन या फिर एडेड ओनली इन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. ठीक है, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में ही ऐड किया जाता है. वो नोट कर लीजिए क्यों ऐड किया जाता है. टू एक्सेलरेट द पॉलीमराइजेशन of fusible resins. To accelerate the polymerization of fusible resins during थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंदर पॉलीमराइजेशन जब हो रहा होता है, ठीक है, फ्यूजिबल रेजिन्स यानी कि जो मोल्टेन जो रेजिन्स है उस टाइम वो कन्वर्ट होने जा रहे होते हैं ना, कन्वर्ट होने जा रहे होते हैं इन फ्यूजिबल रेजिन्स के फॉर्म में. ठीक है, मोल्डिंग के ऑपरेशन, एक मिनट पहले लिख लेते हैं. ड्यूरिंग मोल्डिंग ऑपरेशन into
इनफ्यूजिबल फॉर्म। देखिए जो पॉलीमराइजेशन हो रहा होता है ना, जब जैसे कि फ्यूजिबल यानी कि जब वो सॉफ्ट से हार्ड हो रहा होता है ना, तो वहाँ पे क्या है कि फ्यूजिबल रेजिन्स होती है, मोल्टन रेजिन्स होती है, और मोल्डिंग के टाइम में उसे क्या करना होता है, हार्ड होना होता है। तो हार्ड होने के लिए जो है इनफ्यूजिबल फॉर्म में होना होता है, तो वहाँ पे एक तरह का एक्सेलरेटर का काम करता है। एक्सेलरेटर क्या करता है, आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। एक्सेलरेशन जो होता है वो स्पीड बढ़ाना, या गाड़ी चलाते हैं या लोग जो भी घर में गाड़ी चलाते हैं मेंबर्स, उनको मतलब उससे भी पता होगा आपको, मतलब उस चीज़ से भी पता होगा कि हाँ गाड़ी चलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है। या आप खुद ही चलाते हैं तो उसमें भी आपको पता है कि एक्सेलरेट करते हैं, एकदम से क्या होता है, आवाज़ ज़्यादा होने लगती है, ज़्यादा होने लगती है, बाइक की बात कर रही हूँ, ठीक है, या कार, किसी की भी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि स्पीड बढ़ता है। आप जैसे मतलब जहाँ पे आपको ज़्यादा करना होता है, यानी कि ज़्यादा खाली अगर है रोड, तो उसमें क्या करते हैं हम स्पीड बढ़ा देते हैं, वहाँ पे कोई भी रुकावट नहीं होती है तो हम स्पीड बढ़ा देते हैं। तो स्पीड बढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, स्पीड को इंक्रीज करना, एक्सेलरेट करना, उसको हम बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सेलरेट क्या कर रहा है, पॉलीमराइजेशन की स्पीड को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। समझ आ रही है बात। स्पीड कहने का मीन्स इतना नहीं है कि स्पीड बढ़ाया जा रहा है, कहने का मीन्स है कि इसको एक्सेलरेट, उसको बढ़ा रहा है, ठीक है, फ्यूजिबल से इनफ्यूजिबल फॉर्म में करने के लिए यहाँ पे वो एक्सेलरेट। तो ये एक्सेलरेट कौन करता है, रिएक्शन के अंदर कौन रहता है प्रेजेंट, कैटलिस्ट रहता है, ठीक है, जिसके प्रेजेंस में हम करवाते हैं रिएक्शन, उसको कैटलिस्ट कहते हैं। तो वो भी एक्सेलरेटर भी कहला रहा है यहाँ पे, और कैटलिस्ट भी आप कह सकते हैं। बात समझ आ रही है कि ये एक्सेलरेट कर रहा है, ये हो गया हमारा एक्सेलरेटर या कैटलिस्ट। इसके अंदर एग्जाम्पल लिख लेते हैं कौन कौन से कैटलिस्ट हैं। तो इसके अंदर आपको है हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, और आपको बेंजोइल परऑक्साइड, ठीक है, एसिटाइल सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटाइल सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब क्या है, ये एक्सेलरेटर का काम कर रहे हैं, कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं ना एरो के ऊपर रिएक्शन जब होता है उसके ऊपर जो है कभी कभी किसी केमिकल कंपाउंड का या कोई चीज़ जिसके प्रेजेंस में हम करवाते हैं वहाँ पे हम लिखते हैं वो चीज़। तो वो क्यों लिखते हैं, वो तो कई बार प्रोसेस भी लिखा रहता है, और कई बार क्या होता है कि उस कैटलिस्ट का नाम लिखा रहता है, ठीक है, कि उसके प्रेजेंस में करवाते हैं। तो बेंजोइल परऑक्साइड, एसिटाइल सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, इस तरह की चीज़ें डाली जाती हैं टू एक्सेलरेट द पॉलीमराइजेशन ऑफ फ्यूजिबल रेजिन्स इनटू इनफ्यूजिबल फॉर्म ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ मोल्डिंग। तो ये सारा कुछ हो गया हमारा मोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो देखिए एक और इसमें मोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, वो है आपको स्टेबलाइजर, ठीक है, वो क्या है स्टेबलाइजर, और आपको पिगमेंट्स बचा हुआ है, ठीक है। तो इसको पहले नोट करिए, उसके बाद हम करते हैं स्टेबलाइजर और पिगमेंट्स के बारे में, क्या होते हैं ये दोनों। अब देखिए स्टेबलाइजर का क्या काम है वो देख लेते हैं। ये भी मोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर ही आता है, ठीक है। तो इसका काम है टू इम्प्रूव द थर्मल स्टेबिलिटी यहाँ पे स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, ठीक।
थर्मल स्टेबिलिटी ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। ठीक है, प्रोसेसिंग के वक्त थर्मल स्टेबिलिटी जो है ये इम्प्रूव करता है। ठीक है, ये मेंटेन करके रखेगा। अच्छा, इसको इसलिए ऐड किया जाता है। अब आ जाते हैं हम पिगमेंट्स पे। पिगमेंट्स क्या होते हैं? पिगमेंट्स क्या है? ये एक कलर देने का काम करते हैं। ठीक है, ये एक कलर देने का काम करते हैं पेंट के मतलब कि प्लास्टिक्स के अंदर। ठीक है, तो प्लास्टिक्स के अंदर जो क्या देने का काम कर रहे हैं? कलर। ठीक है, तो पिगमेंट्स आर इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक, these are inorganic या organic molecules that are added to the base of polymer। ठीक है, to give specific color। ठीक है, इसको आप कलरिंग मटेरियल भी कह सकते हैं। तो दीज आर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स कह दीजिए। मॉलिक्यूल्स तो अंदर का, फिर कंफ्यूज हो जाइएगा। पार्टिकल्स दैट आर एडेड टू द बेस ऑफ पॉलीमर टू गिव स्पेसिफिक कलर टू द प्लास्टिक। ठीक है, टू द प्लास्टिक, ये हो गई बात। तो डिफरेंट टाइप के होते हैं पिगमेंट्स जो कलर वहाँ पे देना चाहते हैं। हर तरह का प्लास्टिक देख रहे हैं, हर कलर का रहता है, तो वो सब पिगमेंट्स की वजह से। ठीक है, तो ये सारा हमने पढ़ लिया, कवर कर लिया है। मोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स या फिर आप कहिए कंपाउंडिंग ऑफ प्लास्टिक्स हमने पूरा कर लिया है, देख लिया है किस किस तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, किनका क्या काम था। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपने हम क्या देखेंगे? इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस ऑफ प्लास्टिक्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।